डेट है आज 9 सितंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सीएससी एंड पासपोर्ट सर्विसेज। सीएससी का मतलब है कॉमन सर्विस सेंटर। ये ऐसे सेंटर होते हैं, रूरल एरियाज में खोले जाते हैं, लगभग ये ग्रामीण क्षेत्र में। रूरल एरियाज का मतलब ग्रामीण क्षेत्र, विलेज एरियाज में। क्योंकि वहां पे देखो भाई साहब, शहर की तरह इंटरनेट कैफे वगैरह नहीं होते और इंटरनेट की सर्विस अच्छे से नहीं होती वहां पे, ब्रॉडबैंड सर्विस वगैरह। तो वहां पे ये सीएससी खोले जाते हैं ताकि मान लो किसी को गवर्नमेंट द्वारा जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं, किसी को अप्लाई करना हो, जैसे मान लो लाइसेंस अप्लाई करना हो, ऑनलाइन कर सकते हो। पैन कार्ड अप्लाई करना हो, या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाके अप्लाई कर सकते हो। या रेजिडेंस सर्विस सर्टिफिकेट होता है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो अप्लाई कर सकते हो। तो अब इसमें ये फैसिलिटी भी होगी कि अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो पासपोर्ट भी ये कॉमन सर्विस सेंटर में जाके आप अप्लाई कर सकते हो इसमें बनवाने के लिए। तो ये इसलिए न्यूज़ में आए हैं। तो ये विलेज लेवल पे देखो, कोई भी इंटरप्रेन्योर होता है, उद्योगपति, छोटा लघु उद्योग चलाते हैं वो, या कोई भी गांव का शहर का आदमी मान लो लाइसेंस ले लेगा गवर्नमेंट से और वो कॉमन सर्विस सेंटर खोल सकता है किसी भी विलेज में। तो ये अब पासपोर्ट के लिए यहाँ पे लोग अप्लाई कर सकेंगे। और जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं वो देखो, लोगों से उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफ वगैरह या कोई और डिटेल जो पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी है। यानी कि जो भी नॉन पुलिस वेरिफिकेशन है, देखो जो पुलिस का काम है, जब पासपोर्ट बनता है ना तो पुलिस वेरिफिकेशन करती है, आपके घर जाती है, पूछती है हाँ भाई साहब ये बंदा यहीं का है, यहीं पे रहता है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। ये सब वेरिफिकेशन पुलिस का काम है। बाकी का जो सारा काम है वो कॉमन सर्विस सेंटर कर सकेंगे। इसमें वो नॉमिनल फ़ी 100 रुपीज़ तक वो चार्ज भी कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले ये पायलट बेसिस पे शुरू की जाएगी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। पायलट बेसिस का मतलब होता है, देखो जब भी कोई स्कीम योजना गवर्नमेंट लाती है ना, उसे पायलट बेसिस पे स्टार्ट करती है। यानी कि कुछ छोटे क्षेत्र पे, छोटे लेवल पे इंप्लीमेंट करके देखती है। अगर वो सही तरह से काम कर रही है फिर पूरे पैन इंडिया, पूरे ऑल इंडिया में, यानी कि नेशन वाइड उसे इंप्लीमेंट कर देती है। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर क्या हो गए? स्पेशल पर्पज व्हीकल होते हैं ये, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। देखो स्पेशल पर्पज व्हीकल का मतलब, यहाँ व्हीकल का मतलब कार गाड़ियों से बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशल पर्पज का मतलब होता है विशेष उद्देश्य, और व्हीकल का मतलब कोई प्लान, मतलब ऐसा प्लान या योजना जो स्पेशल पर्पज विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, उसे ही बोलते हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर भी किस लिए बनाए गए? कि गवर्नमेंट की जो सर्विस है विलेज एरियाज पे, रूरल एरियाज पे उनके घरों तक पहुंचाई जा सके। तो ये इसलिए बनाया गया है सीएससी। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ई सर्विस के जरिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के जरिए ई सर्विस प्रोवाइड कर सकती है रूरल और रिमोट लोकेशन पे। रिमोट का मतलब ऐसे दूर दराज के इलाके जहाँ पे पहुँचना बहुत ही कठिन होता है, जैसे पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे इंटरनेट कंप्यूटर सर्विस अवेलेबल नहीं है या नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। तो सिंगल पॉइंट मॉडल की तरह काम करते हैं, ये मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है यूएई ग्रीन वीजा। देखो यूनाइटेड अरब अमीरात, ये भाई साहब कंट्री कहाँ पे, ये आप हिंदुस्तान देख रहे हो अपना, ये पाकिस्तान, ये ईरान, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया के पास आपको दिखाई दे रहा होगा यूएई। यूएई का मतलब है यूनाइटेड अरब अमीरात। हिंदी के न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा रहता है संयुक्त अरब अमीरात। तो इस कंट्री ने अभी ग्रीन वीजा स्टार्ट किया है। देखो यूपीएससी सिर्फ इतना पूछती है कि ग्रीन वीजा कौन सी कंट्री ने हाल ही में स्टार्ट किया है, तो आपको बताना होगा यूएई। ये ग्रीन वीजा का मतलब ये है, कोई हरा वीजा नहीं होगा ये। वीजा तो आप जानते हो ना क्या होता है, जैसे एक आदमी को दूसरी कंट्री में जाना है, ए कंट्री से बी कंट्री में, तो उसे भाई साहब परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन, वो परमिशन को ही बोलते हैं वीजा। बिना परमिशन के कोई भी कंट्री अपनी कंट्री में आने के लिए किसी दूसरे कंट्री के नागरिक को अलाउ नहीं करती है। तो ये ग्रीन वीजा क्या है फिर? ग्रीन वीजा ये है, देखो जब भी वीजा लेता है कोई आदमी किसी दूसरी कंट्री का, तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो ये ग्रीन वीजा में वो ये फॉर्मेलिटी बहुत कम होंगी, मतलब आसानी से वीजा मिल सकेगा। ये है ग्रीन वीजा। यूएई में जो भी आना चाहेगा काम करने के लिए बंदा, उन्हें आसानी से वीजा मिल जाएगा। तो यही है ग्रीन वीजा। क्या क्या फीचर होंगे ग्रीन वीजा के अंदर? देखो ये विशेषताएं होंगी, फीचर का मतलब विशेषताएं, कि कोई भी फॉरेनर, विदेशी यूएई में आना चाहता है काम करने के लिए, तो वो बिना एम्प्लॉयर के स्पॉन्सर किए हुए आ सकता है। देखो जब भी हम कोई जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं तो हमें कंपनी स्पॉन्सर करती है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है या यूएई की कंपनी है, या अमेरिका की कंपनी मान लो यूएई में काम करती है, यूएई में उसका ऑफिस है, वहाँ पे बना हुआ है, उसका मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो वो क्या है, ये यूएई इसके कहेगी भाई साहब मैं इसको कर्मचारी को इंडिया से बुलाना चाहती हूँ तो आप इसको वीज़ा दीजिए। तो कर्मचारी के थ्रू, यानी कि एम्प्लॉयर जो है, जो मालिक है, कर्मचारी को देगा एम्प्लॉयर, यानी कि मालिक देगा वीजा के लिए परमिशन, तो फिर यूएई उसको देगी वीजा। लेकिन इसमें ग्रीन वीजा में यह है, कंपनी के मालिक से, किसी से भी, किसी कंपनी से कोई भी स्पॉन्सर लेने की जरूरत नहीं है। बिना उसके स्पॉन्सर किए हुए आपको किसी कंपनी ने नहीं भी बुलाया तब भी आप एम्प्लॉयर वीजा, मतलब एक तरह से
एम्प्लॉय वीज़ा ले सकते हो, यानी कि काम करने के लिए जॉब वीज़ा ले सकते हो। नेक्स्ट है कि कोई आदमी अपने पेरेंट्स भी बुलाना चाहे तो वो बुला सकता है, उसे आसानी से उसके पेरेंट्स को भी वीज़ा मिल जाएगा। मान लो कोई यूएई में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, और उसके जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये स्पॉन्सर होगा 18 से 25 ईयर एज तक। नेक्स्ट है ये जो भी मान लो वीज़ा होल्डर होंगे जिनके पास ग्रीन वीज़ा होगा, उन्हें 3 मंथ का ग्रेस पीरियड मिलेगा। ये ग्रेस पीरियड का मतलब ये है, मान लो किसी का वीज़ा खत्म हो गया, इसको मान लो 2 साल का या 3 साल का या 5 साल का वीज़ा मिला था या 1 साल का वीज़ा मिला था यूएई में काम करने का, कि आप भाई साहब 1 साल तक रहोगे, फिर आपको जाना पड़ेगा यूएई छोड़ के, 1 साल तक की परमिशन मिली है। लेकिन ये खत्म हो गया और उसकी जॉब मान लो खत्म हो गई और वीज़ा भी खत्म हो गया, तो उसे 3 महीने का ग्रेस पीरियड का मतलब है वीजा के टाइम लिमिट के बाद भी 3 महीने वहां पे रह सकता है। मान लो उसे जॉब मिल गई तो दोबारा अप्लाई कर सकता है वीजा के लिए, फिर रहना शुरू कर देगा। तो ये है ग्रेस पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक है चंडीगढ़ गेट्स इट्स फर्स्ट पोलन कैलेंडर। देखो चंडीगढ़ ने पहला एक पोलन कैलेंडर जारी कर दिया है। ये पोलन क्या है? पोलन देखो भाई साहब, पोलन देखो इस तरह से दिखाई देता है। अपने आसपास देखना, आप जहाँ पे भी आप रहते हो, इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हो, बाहर निकलो, थोड़ा बाहर निकल के देखोगे, कॉटन जो रहता है ना, कॉटन सफ़ेद सफ़ेद सा, ऐसा ये कॉटन, ये क्या है? फूल वगैरह से, किसी पेड़ में जो फूल वगैरह लगता है उसमें से ये कॉटन तक की तरह का होता है, सफ़ेद वाइट वाइट सा, ये उड़ता रहता है हवा में। आप देखना, देखो अभी ज़मीन पे देखो, बाहर कहीं पे आसपास, खेतों के आसपास, यहाँ कहीं आप कहीं पे भी रहते हो, मान लो शहर में रहते हो आप, पार्क वगैरह में जाओ, पार्क वगैरह में देखना, उसके ज़मीन पे ये सफ़ेद सफ़ेद सा, वाइट वाइट सा जमा हुआ सा मिलता है। ये छोटे छोटे से कॉटन की तरह होते हैं, तो इसी को बोलते हैं पोलन। ये कहाँ से? फूल से निकल के आता है, फ्लावर से निकल के आता है, उड़ के आ जाता है। तो इसका कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर का क्या मतलब है भाई साहब? ये जनवरी फरवरी मार्च हो गया क्या इसमें? इसमें भाई साहब ये नहीं होगा। इसका कैलेंडर का मतलब है कि ये पोलन किस टाइम पे चंडीगढ़ में, किस कोने पे, चंडीगढ़ में किस टाइम पे, चंडीगढ़ की किस जगह पे ये ज़्यादा निकलता है, कब निकलता है, कब नहीं निकलता, कब उड़ता है, कब ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन रहता है चंडीगढ़ में, ये कैलेंडर बताएगा। देखो चंडीगढ़ सिटी ये फर्स्ट पोलन कैलेंडर जारी किया है, और इसमें ये होगा कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि इसका सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में कब ये निकलता है, कब उड़ता है ज़्यादा, कब कौन सी टाइम पे ये फ्लोरा से, मतलब फ्लोरा का मतलब प्लांट एंड ट्री से ये निकल के आता है, यानी कि लोकेशन स्पेसिफिक होगा कि कौन सी लोकेशन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है इस पोलन की, कौन सी लोकेशन पे कम है, ये सब कुछ बताएगा। इससे फ़ायदा ये है भाई साहब, इजी टू अंडरस्टैंड होगा कि इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। और इनकी इन्फॉर्मेशन मिलने से फिर फ़ायदा क्या है? देखो इससे ये फ़ायदा है कि कौन से सीज़न में पोलन ज़्यादा होता है, कौन से में नहीं, ये पता लगेगा इस कैलेंडर से। अब ये पता लगेगा कौन सी सीज़न में ज़्यादा होगा, कौन से में नहीं, और लोकेशन स्पेसिफिक कौन सी एरिया में ज़्यादा होगा या नहीं। इससे क्या फ़ायदा है फिर? इससे ये सिग्निफिकेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है कि भाई साहब जो ये पोलन है ना, ये एलर्जेंस होता है, एलर्जिक होता है, यानी कि ये क्या है, किसी की बॉडी से टकराता है, कभी कभी किसी को एलर्जी भी हो जाती है, समझ रहे हो, बीमारी हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम, एटोपिक डर्मेटाइटिस, यानी कि स्किन, त्वचा की प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा भी हो सकता है। मान लो बहुत छोटे कण होते हैं इस पोलन के, अगर वो सांस के द्वारा अंदर चले जाएं आपके फेफड़ों में, तो अस्थमा, सांस की बीमारी वगैरह हो सकती हैं, या राइनाइटिस जैसी बीमारी हो सकती हैं। तो इसलिए ये जो एलर्जी ट्रिगर करता है, इन बीमारियों को बचाया जा सके, लोगों को पता चल सके, हाँ इस टाइम पे भाई साहब पोलन बहुत ज़्यादा, मान लो पोलन कैलेंडर में ये बता दिया कि मार्च के पीरियड में पोलन बहुत ज़्यादा होता है चंडीगढ़ के इस एरिया में, तो लोग भाई साहब सावधानी बरतेंगे, मास्क वगैरह लगाएंगे, या घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, समझ रहे हो, ये फ़ायदा होगा इससे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। देखो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का क्या मतलब है? इसे शॉर्टकट में बोलते हैं एनसो, ENSO। एनसो क्या है? एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। देखो एल नीनो और ला नीनो को मिला के बोलते हैं एनसो। एल नीनो और ला नीनो, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, एल नीनो ला नीनो नाम तो सुना ही होगा। देखो भाई साहब नहीं भी पढ़ा है ना, तो आप क्या करोगे, आपके नीचे जहां वीडियो देख रहे हो सिंपल CSC लिखा है, वहां क्लिक करोगे तो वहां पे देखो तीसरे चौथे नंबर पे प्ले लिस्ट आ जाएगी। प्ले लिस्ट में जाओगे तो ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट आ जाएगी। ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट में जाके आपको एल नीनो ला नीनो पे लेक्चर बना हुआ है, पूरा अच्छे से पता लग जाएगा कि क्या चीज़ है। हम सिर्फ इम्पैक्ट पढ़ेंगे और ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि देखो बार बार भाई साहब एक टॉपिक नहीं बताया जा सकता और फिर लेक्चर लंबा हो जाता है, आप लोग शिकायत करते हो इतना लंबा लेक्चर हो गया। तो ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं एनसो पे, ये इस रिपोर्ट में बताया है। रिसेंट एक स्टडी हुई है उसमें बताया है कि एल नीनो और ला नीनो की एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिल सकती है। एक साउथ कोरिया है भाई साहब, उसका फॉरेस्ट सुपर कंप्यूटर है, उसने डेटा दिया है अभी रिसेंटली। ये साउथ कोरिया कहाँ पे है?
ये भाई साहब पहले साउथ कोरिया देखो आप, ये अपना हिंदुस्तान, ये चाइना, और यहाँ पे है साउथ कोरिया, दिखाई दे गया। अब ये थोड़ा जान लो कि एल नीनो और लानिनो क्या होता है। ये वर्ल्ड मैप आप दिखाई दे रहा है। अब हम देखो साउथ अमेरिका के पास जा गए, ये ब्राजील दिखाई दे रहा है, ये पेरू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो इधर से कोल्ड करंट आ रहा होता है, जिसे पेरू करंट भी बोलते हैं, हमबोल्ट करंट भी बोलते हैं। करंट क्या होता है? ओशियन करंट की बात कर रहे हैं हम। ओशियन, ओशियन मतलब समुद्र, और करंट मतलब धाराएं, समुद्री धाराएं। अब ये ओशियन करंट होता क्या है? देखो समुद्र के पानी का धीरे धीरे चलना, यही इसको ही बोलते हैं ओशियन करंट। इसका बिजली के करंट से कोई लेना देना नहीं है उससे। ये क्या है? ओशियन करंट यानी कि बिजली के पानी का धीरे धीरे चलना, ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन दी सरफेस ऑफ द ओशियन और इन द मतलब बीनीथ द सरफेस ऑफ ओशियन। ये होता है क्या? ओशियन करंट। तो ओशियन करंट भाई साहब जो यहाँ पे चलता है, ये वेस्टर्न, जो वेस्टर्न साउथ अमेरिका है, जो ये कॉन्टिनेंट, मिट जा भाई, ये जो है भाई साहब, ये वाला यहाँ पे पेरू करंट है, ये कोल्ड करंट है। देखो नॉर्मली कोल्ड करंट होता है, अगर देखो ये नॉर्मली ऐसा होता है 3 से 5 साल में, ये क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है, लेकिन यहाँ पे वार्म वाटर निकलना शुरू हो जाता है, वार्म वाटर शुरू हो जाता है। अब ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, ये सारी डिटेल आपको उस लेक्चर में मिलेंगी जो मैंने ऊपर बताई। इसे देखो जब वार्म वाटर होने लगे तो इसे बोलते हैं एल नीनो। और अगर देखो यहाँ पे कोल्ड तो रहता ही है, अगर ज़्यादा कोल्ड हो जाए तो उसे बोलेंगे ला नीनो। तो ये दो कंडीशन है। इससे देखो यहाँ पानी गर्म ठंडा होने से पूरे देश पे या हमारी कंट्री पे, इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, साउथ वेस्ट मानसून पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारा जानने के लिए प्लीज़ देखिए आप वो वाला लेक्चर, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया एल नीनो ला नीनो क्या होता है। अब इम्पैक्ट देखेंगे क्या। देखो साउथ कोरिया के फास्ट सुपर कंप्यूटर ने ये लेटेस्ट स्टडी किया। उसने कहा है कि भाई साहब जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, CO2 बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से एनसो का जो फ्यूचर है वो वीक होता जाएगा, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर वेरिएबिलिटी देखने को मिलेंगी। जो सरफेस पे तापमान होता है टेम्परेचर, उसमें कुछ वेरिएबिलिटी देखने को मिलेंगी। फ्यूचर में जो एल नीनो होता है उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वाटर वेपर है जो इवोपरेशन जल्दी से हो जाएगा, उसकी वजह से हीट लूज होगी, और हीट जब लूज होगी तो एल नीनो पे तो अफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि एल नीनो जब होता है जब हीट हो, हीट ज़्यादा हो, समुद्र का पानी गर्म हो, तो जब भी एल नीनो होगा। फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है, देखो ईस्टर्न और पैसिफिक, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में, ये देखो भाई साहब, ये जो वर्ल्ड मैप देख रहे हो ये 2D मैप है। पृथ्वी तो गोल है, तो ये वाला पार्ट जब मिलाएंगे हम इससे मिल जाएगा, यानी कि ये भी पैसिफिक ओशन है, ये भी पैसिफिक ओशन है। ये ईस्टर्न पार्ट है पैसिफिक ओशन का, और ये वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि पश्चिम वाला, ये ईस्टर्न वाला। तो ईस्टर्न पैसिफिक और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है कि यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, ये डिफरेंस होता है ये सीजनली। तो ये डिफरेंस क्या है, वीक हो जाएगा। ये वीक होने के कारण किस पे इफेक्ट पड़ेगा, इस पे इफेक्ट पड़ेगा, जो एल नीनो और लानिनो हम पढ़ रहे हैं, इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, ट्रॉपिकल इंस्टेबिलिटी जो वेव्स हैं वो भी वीक हो जाएंगी, और लानिनो पे भी इफेक्ट डालेंगी। यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर अकाउंट एग्रीगेटर। देखो इसके बारे में हमने क्वेश्चन भी किया है और तब भी डिस्कस किया था। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है। अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम अभी देखो स्टार्ट किया है, ये 8 बैंकों के लिए स्टार्ट किया है। इंडिया के लार्जेस्ट बैंक होंगे, जिनमें से HDFC बैंक भी होगा, ICICI बैंक भी होगा, और एक्सिस बैंक भी होगा। ऐसे 8 बैंक होंगे कुल मिला के। 8 बैंकों के नाम रटने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जानना ये जरूरी है कि अकाउंट एग्रीगेटर होता क्या है। देखो अभी ये फुली फंक्शनल होगा। ये क्या करेगा, लैंडिंग और वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में सहायता करेगा। लैंडिंग का मतलब उधार देना, जो बैंक उधार देते हैं उन्हें आसानी होगी, और वेल्थ मैनेजमेंट अपना धन का प्रबंधन करने में लिए आसानी होगी इन बैंकों को। तो अकाउंट एग्रीगेटर होता क्या है। देखो भाई साहब, अकाउंट एग्रीगेटर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी हो सकती है, समझ गए। मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसी होती हैं। देखो बैंक जो होता है, बैंक का काम क्या होता है, पैसे जमा करना लोगों का, उधार देना, या उधार किसी को मतलब उधार दे दिया, लोन दे दिया, ये काम होता है किसका, बैंक का, डिपॉजिट करना। तो ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, इनका काम क्या होता है, देखो इनका काम ये होता है, ये जो पैसा इनके पास आता है, ये किसी का ऐसे डिपॉजिट नहीं करती जैसे बैंक डिपॉजिट करता है, पैसा अकाउंट खुलवा दिया, ऐसे कोई अकाउंट नहीं होता लोगों का इसमें। इसमें क्या होता है फिर NBFC में, इसमें क्या है, देखो कुछ ऐसी हो सकती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो डिपॉजिट भी लेती हो, लोगों का पैसा लेती हो, उन्हें डिपॉजिट टेकिंग NBFC बोलते हैं। लेकिन जनरली ये NBFC डिपॉजिट नहीं लेती, और ना ही कोई ATM वगैरह जारी करती, जैसे ATM देता है ना बैंक, ना कोई ये ऐसे ATM देती। ये अपना पैसा शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में, शेयर बॉन्ड मार्केट में ये इन्वेस्ट करती हैं, उससे पैसा कमाती हैं। तो कोई भी जैसी NBFC है उसको अकाउंट एग्रीगेटर बनाया जा सकता है। और फिर ये क्या करेगा,
इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कस्टमर की वो कलेक्ट करेगा। कस्टमर हो गए हम और आप जो बैंक से लोन लेते हैं या बैंक के पास पैसा जमा करते हैं या एफडी कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, इनका डेटा कौन तैयार करेगा? ये अकाउंट एग्रीगेटर। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो हो गई ये सारी इंफॉर्मेशन देगी कस्टमर की, समझ रहे हो? ये बैंकों को प्रोवाइड करेगी। तो ये कैसे काम करेगा अकाउंट एग्रीगेटर? देखो 3 टियर सिस्टम होगा ये। एक तो अकाउंट एग्रीगेटर हो गया, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो अपॉइंट कर दी, किसकी तरह काम करेगी? अकाउंट एग्रीगेटर की तरह। ये सारी इंफॉर्मेशन जुटाएगी। किसकी जुटाएगी भाई साहब? देखो कोई भी कस्टमर है बैंक का, उसने कितना लोन ले रखा है, या किसी और बैंक में उसका अकाउंट है उससे लोन ले रखा है, या इसने कितना मतलब डिपॉजिट जमा कर रखा है, इसका पिछला पास्ट रिकॉर्ड क्या है, इसने लोन लिया था अच्छे से भरा था क्या नहीं, इंटरेस्ट दिया था या नहीं, या इस पर कोई और चार्जेस तो नहीं लगे बैंक फ्रॉड के, ये सब इंफॉर्मेशन ये अकाउंट एग्रीगेटर सारी जुटाएगा। तो पहला टियर तो ये हो गया। नेक्स्ट होगा FIP, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, और थर्ड टियर होगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। ये FIP और FU क्या है? FIP देखो कोई भी बैंक होगा, बैंक ये भी जो भी डेटा NBFC ने तैयार किया है अकाउंट एग्रीगेटर ने, वो अकाउंट एग्रीगेटर का डेटा वो बैंक रखेगा। जैसे मान लो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या PNB है, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये बैंक उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की है NBFC ने, ये बैंक रखेंगे। तो ये बैंक जो इंफॉर्मेशन रखेंगे कस्टमर की वो हो गए FIP, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। ये हो गए। ये कोई भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, या खुद NBFC भी हो सकती है, या म्यूचुअल फंड हो सकता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है भाई साहब? हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक बार बता देता हूं। जैसे मान लो आपको शेयर बॉन्ड खरीदना है। शेयर बॉन्ड क्या होते हैं? किसी भी कागज पे लिखा है शेयर या बॉन्ड, वो शेयर बॉन्ड हो गया, उसकी कीमत लिखी होगी, कौन सा बैंक मतलब कौन सी कंपनी का शेयर है, कौन सी कंपनी का बॉन्ड है, वो सब कंपनी का नाम लिखा होगा, और कितने टाइम का टाइम पीरियड लिखा होगा। बॉन्ड है तो इंटरेस्ट लिखा होगा, कितना आपको ब्याज मिलेगा। ये होते हैं भाई साहब बॉन्ड शेयर, समझ रहे हो? जब भी कोई खरीदता है कंपनी का बॉन्ड शेयर, तो उसे मान लो 1,000 रुपये का खरीदा, कंपनी को 1,000 रुपये मिल जाएंगे, वो इन्वेस्ट कर सकती है, अपना बिजनेस बढ़ा सकती है, और इसको क्या है, ब्याज मिलता रहेगा अगर बॉन्ड लिया है। और शेयर लिया है तो जितना प्रॉफिट कंपनी को होगा, मान लो 10% हुआ है तो 10%, 1,000 रुपये का 10% मिलता रहेगा। तो ये बॉन्ड शेयर होते हैं। अगर मान लो कोई बॉन्ड शेयर सिंगल आदमी नहीं खरीद सकता, एक कंपनी का, मान लो रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, जियो कंपनी का जो शेयर है वो 1,00,000 रुपये का एक शेयर, तो एक बंदा नहीं खरीद सकता। तो क्या करेंगे, 4-5 बंदे एक साथ आएंगे, वो म्यूचुअल फंड बना लेंगे, मतलब इसमें पैसा जमा कर देंगे। ये हो गया म्यूचुअल फंड, यानी कि 3-4% मिला के कोई शेयर खरीदेंगे, वो हो गया म्यूचुअल फंड। यानी कि एक ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे अपने नाम से कि भाई साहब आप हैंडल करो, उसे पैसे देते रहेंगे हैंडल करने के, और ये म्यूचुअल फंड की तरह यानी कि शेयर वगैरह खरीदते रहेंगे। और इंश्योरेंस रिपोजिटरी, जो इंश्योरेंस करती है भाई साहब जो कंपनी, या पेंशन फंड रिपोजिटरी, ये इसको भी अकाउंट मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर की तरह अपॉइंट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। नेक्स्ट होगा FIU, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। यूजर का मतलब वो होगा जो इसको जितना भी डिटेल है, इंफॉर्मेशन है कस्टमर की, जो यूज करेगा। मान लो बैंक करेगा, लैंडिंग बैंक है, कोई मान लो उधार देना चाहता है, कर्ज देना चाहता है किसी कस्टमर को, तो यूज करेगा इन्फॉर्मेशन, वो हो गया FIU, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। तो बैंक दोनों रोल प्ले कर सकता है, FIP की तरह भी और FIU की तरह भी। यानी कि बैंक क्या है, जो अकाउंट एग्रीगेटर ने डेटा कलेक्ट किया है वो उसे स्टोर करके भी रख सकता है, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर भी हो सकता है और यूजर भी हो सकता है। क्योंकि मान लो उसी बैंक को SBI के पास सारी डिटेल, और SBI मान लो अपने कस्टमर को लोन दे सकता, लोन देना चाहता है, कर्ज देना चाहता है, तो फिर वो यूजर की तरह हो जाएगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। क्योंकि भाई साहब यूजर को तो डेटा चाहिए, और डेटा तो SBI के पास ही है, वही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, वो यूजर है, तो दोनों की तरह काम कर सकता है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट भाई साहब यही होगा, देखो जो ऊपर हमने डिस्कस किया, कोई भी मान लो बैंक है या टैक्स अथॉरिटी या इंश्योरेंस साहब को एक प्लेटफॉर्म पे सारी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और जो भी मान लो बैंक उधार देना चाहेगा तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन होगी, पता होगा कि कस्टमर को ये फाइनेंशियल सर्विस वगैरह प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी, सिंगल पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसको भी फायदा होगा, बैंक के लोन के लिए उसे क्यू में लगना पड़ता है कि चक्कर काटने पड़ते हैं, बैंक के देगा नहीं देगा। जब बैंक के पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो उसे कोई मतलब गिरवी रखवाते हैं ना, मोर्टेज रखवाते हैं चीज़ें, कोलेटरल वगैरह, ये सब में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो खुद बैंक के पास ही होगी। नेक्स्ट ये बैंक को जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह होती है उसमें भी रिड्यूस करने में फ़ायदा करेगा। अब ये फ्रेमवर्क कैसा होगा अकाउंट एग्रीगेटर का, मतलब किस तरह से काम करेंगे किस तरह से नहीं करेंगे, ये फ्रेमवर्क तैयार करेगा कौन? RBI के साथ मिलकर कौन कौन करेंगे? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और एक IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एक PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सब मिलकर इसका फ्रेमवर्क तैयार करेंगे कि कैसे अकाउंट एग्रीगेटर काम करेंगे। और ये इनिशिएटिव किसके थ्रू होगा? FSDC के साथ थ्रू,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, ये क्या भाई साहब, देखो 2 दिन पहले इसके लिए स्पेशल लेक्चर बनाया, उसमें जाके आप देख लो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके चेयरमैन होते हैं, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, और ये नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और इसका जो लाइसेंस है अकाउंट एग्रीगेटर का, वो कौन इशू करेगा, लाइसेंस देगा भाई साहब आरबीआई, हमारा जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो लाइसेंस देगा अकाउंट एग्रीगेटर को, जिसको भी बनाया जाएगा, किसी एनबीएफसी को या किसी को भी। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। देखो आईयूसीएन के बारे में आप सब लोग जानते हो, आईयूसीएन क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। डिटेल में जानना तो इन्वायरमेंट के प्ले लिस्ट में जाके लेक्चर देख सकते हो, शॉर्टकट में मैं बताता हूँ। देखो ये 1948 में बनाई गई थी। ये एक इसमें क्या है, जब ये बनाई थी जूलियन हेक्सले नाम के आदमी ने बनाई थी, लेकिन इसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर सरकारी संस्था एनजीओ और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सरकारी संस्था सब पार्टिसिपेट करती हैं इसमें आईयूसीएन में। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। और देखो ये काम किस लिए करती है, जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट है, यानी कि स्पीसीज हैं, फ्लोरा और फोना, उसको कंजर्व करने के लिए ये काम करती है, डेटा तैयार करती है। ये कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीसीज खतरे में है, नहीं है, किसको कितना खतरा है, ये सब कुछ पता करती है। ये इसकी रेड लिस्ट है जो 9 कैटेगरी में बांटी गई है। 9 कैटेगरी में अलग अलग स्पीसीज रखे गए हैं, मतलब किस किस को कितना खतरा है उसके हिसाब से। तो आईयूसीएन ने अभी अपनी रेड जो लिस्ट है उसको जारी किया है, लेटेस्ट रेड लिस्ट, कि कितने स्पीसीज किस में है। इसने बताया 902 जो स्पीसीज हैं, स्पीसीज का मतलब कोई भी प्लांट, ट्री, एनिमल कोई भी हो सकते हैं, ये मतलब एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब लुप्त हो गए, अब दुनिया में है ही नहीं। पहले जीते थे, अब दुनिया में इनका एक भी आदमी, मतलब एक भी इनका जीव नहीं है। जैसे कोई भी एनिमल है, मान लो कोई अलग तरीके का सांप है, अब उसकी एक भी स्पीसीज नहीं है, बिल्कुल लुप्त हो गया, मर गए सारे आदमी उसके, मतलब सारी उसके सांप मर गए। नेक्स्ट है कि 30% जो स्पीसीज हैं, मतलब इन्होंने क्या है 1,38,374 स्पीसीज का, मतलब इन्होंने एक तरह से डेटा तैयार किया, उसमें से 30% स्पीसीज, मतलब लगभग 38,543 स्पीसीज एक्सटिंक्शन के थ्रेट पे हैं, मतलब उनके कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए काम नहीं किया, वो भी लुप्त हो जाएंगे इतने स्पीसीज। देखो कितने स्पीसीज किस में है, नहीं है, ये आपको डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ओवरऑल आप एक व्यू ले रहे हो, जिससे आपको पता चले कि दुनियादारी में हो क्या रहा है। नेक्स्ट क्या है कि 18 स्पीसीज क्या है एक्सटेंड हो गए हैं वाइल्ड में, मतलब जंगलों में, और 8,000 के लगभग क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 14,000 के लगभग एंडेंजर्ड है, और 15,000 के लगभग 15,500 के लगभग वनरेबल है, और 8,000 के लगभग नियर थ्रेटन्ड है। ये कैटेगरियाँ भाई साहब इसकी। और लीस्ट कंसर्न में 71,000 लगभग है, और 19,000 के लगभग डेटा डेफिशिएंट है, उनका डेटा ही नहीं है। इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन सी है ये जानना जरूरी है आपके लिए, ये दोनों स्पीसीज आपको याद रखनी है। एक तो अटलांटिक ब्लू फिन टूना। अटलांटिक आप जानते हो क्या है, अटलांटिक ओशियन है भाई साहब। अटलांटिक ओशन में ये एक फिश मिलती है, ब्लू फिन टूना। कैसी होती है, देखो ऐसी होती है, दिखाई दे रही है आपको ये फिश, इसका नाम है अटलांटिक ब्लू फिना। ये पहले क्या है एंडेंजर्ड कैटेगरी में थी, लेकिन अब इसको मूव कर दिया लीस्ट कंसर्न में, मतलब इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ गई है, अब इसको कम खतरा है। और ये साइंटिफिक नेम क्या है अटलांटिक ब्लू फिन टूना का, इसका नाम है थुन्नुस थाइनस। और देखो इसी की दूसरी बहन है सदर्न ब्लूफिन टूना, ये भी क्रिटिकल एंडेंजर से एंडेंजर में आ गई है, यानी कि इसकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, अब इसको कम खतरा है। नेक्स्ट है एक, देखो ये लिजार्ड की कैटेगरी है, सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी छिपकली है ये, लिजार्ड का मतलब छिपकली, कोमोडो ड्रैगन। ये सबसे पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिजार्ड कौन है, कोमोडो ड्रैगन। कैसी दिखाई देती है ये भाई साहब कुछ ऐसी दिखाई देती है, देखो मगरमच्छ नहीं है ये, लिजार्ड है, छिपकली है। अब इसका क्या है कि भाई साहब जो ये कोमोडो ड्रैगन है, एक चीज़ और याद रखनी है, ये वनरेबल से एंडेंजर्ड में आ गई है, मतलब इसकी पॉपुलेशन कम हो गई है, इसको खतरा ज़्यादा हो गया है, ये चीज़ याद रखनी है। और कहाँ पे मिलती है, देखो ये एंडेमिक है टू इंडोनेशिया, मतलब इंडोनेशिया जो कंट्री है उसकी मूल निवासी है। और इंडोनेशिया कहाँ पे भाई साहब, देखो इंडोनेशिया ये आपको दिखाई दे रहा अपना हिंदुस्तान, और यहाँ पे आ जाओ ये इंडोनेशिया, ये येलो कलर का सुमत्रा जावा, ये इसकी जो आइलैंड है ये इंडोनेशिया की है, ये है इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया की एंडेमिक है, इंडोनेशिया की मूल निवासी है ये छिपकली लिजार्ड। और यहाँ पे देखो कमोडो नेशनल पार्क भी है जहाँ पे पाई जाती है। अब देखो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है वो वर्ल्ड में मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब ये कोई भी इन्वेंट यानी कि कोई भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज के कंजर्वेशन के स्टेटस के बारे में जानना हो तो बहुत ही अच्छी लिस्ट होती है इसकी। और ये क्या है, ये क्वांटिटिव क्राइटेरिया पे ये मतलब 1000 ऑफ स्पीसीज की इवेल्युएशन करती है, मूल्यांकन करती है, उसके हिसाब से ये कैटेगरी में बांटती है, कौन सी किस कैटेगरी में। ये आप देख सकते हो भाई साहब, ये 9 कैटेगरी है इसकी। देखो ये है नॉट इवेल्यूटेड, मतलब अभी ऐसी स्पीसीज जिनको मूल्यांकन नहीं किया गया। नेक्स्ट है डेटा मतलब डेफिशिएंट, जिनका डेटा ही अभी पूरा नहीं है, कमी है डेटा में। लीस्ट कंसर्न, जिनको बहुत ही कम खतरा है ऐसी स्पीसीज। नियर थ्रेटन्ड, मतलब थोड़ा और खतरा बढ़ गया, मतलब इधर से इधर जाते जाएंगे ना हम एक्सटिंक्ट तक, खतरा ज़्यादा बढ़ता जाएगा।
और एक्सटेंट इन वाइल्ड का मतलब जंगलों में खत्म हो चुकी है, चिड़ियाघर वगैरह में एक आध स्पीसीज बचा के रखी है, और एक्सटेंट जिसका नाम हो गया मतलब बिल्कुल लुप्त हो गई दुनियादारी से, वो छोड़ के चलेगी, अब है ही नहीं उसकी एक भी स्पीसीज। अब जो ये आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है भाई साहब, ये ऑलरेडी हमने पढ़ ली, यही कुछ लिखा है इसमें, आप ये पढ़ लेना, ये सब कुछ पॉज करके देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब ये जान लेते हैं कि यूटिलिटी ऑफ रेड लिस्ट, मतलब रेड लिस्ट की यूज क्या है। देखो यूज भाई साहब ये है, जब पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा किसी भी गवर्नमेंट को कि ये स्पीसीज का इतना खतरा है, तो उसके कंजर्वेशन के लिए भाई साहब स्टेप उठाएंगे, कदम उठाएंगे उसे संरक्षण करने के लिए। हमें अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कितनी कहाँ पे है, ह्यूमन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ पता चलता है आईयूसीएन की रेड लिस्ट से। इसका मतलब ये है साइंटिस्ट वगैरह भी कोई मान लो कितने स्पीसीज की कैटेगरी कितनी रखी गई है, किसको कितना खतरा है, इसकी वजह से उनको एनालाइज करके उनके कंजर्वेशन के लिए स्टेप ले सकेंगे। तो ये कुछ फ़ायदा है इसका। तो यही था भाई साहब आज के लेक्चर में।